हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ फुटिंग्स के न्यूमेरिकल्स। ये हम लोगों का यूनिट नंबर 8 का सबसे लास्ट टॉपिक होगा आज का क्लास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में यूनिट नंबर 1 का वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों का डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो एक ही टाइप का न्यूमेरिकल होगा, आपका आइसोलेटेड फुटिंग का। हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं। अगर स्क्वायर होता तो कॉन्सेप्ट साथ साथ समझा देंगे। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर यही दो आपके सिलेबस में आ सकता है, तो हम लोग रेक्टेंगुलर को डिजाइन करेंगे, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हम लोग साथ में समझेंगे। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन आपको छोटा सा है, कह रहा है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर फुटिंग फॉर अ कॉलम ऑफ साइज 400 by 400 विद अ सर्विस लोड ऑफ 2200 किलोन्यूटन। एज्यूम M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। कह रहा है आपको एक रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन करने के लिए, जिस रेक्टेंगुलर फुटिंग का साइज अभी आपको निकालना है, लेकिन उसमें जो कॉलम दे रहा है वो आपको एक स्क्वायर कॉलम दे रहा है। तो स्क्वायर कॉलम दे रहा है जिसका साइज आपको बता दिया है कि ये जो कॉलम है ये आपको 0.4 मीटर बाई 0.4 मीटर का है, मतलब 400 mm बाई 400 mm। अब इसके लिए कह रहा है कि आप फुटिंग का साइज निकालिए और आपका सर्विस लोड जो आ रहा है वो आ रहा है P = 2200 किलो न्यूटन सर्विस लोड है। इसका मतलब है अनफैक्टर्ड लोड है। तो अब आपको इसके लिए सॉल्यूशन करना है, आपको फुटिंग डिजाइन करना है बेसिकली। तो फुटिंग डिजाइन करने में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोगों को टोटल वेट निकालना है कि टोटल वेट। पहले हम लोग गिवन कंडीशन लिख देते हैं। गिवन कंडीशन, बहुत कम कंडीशन इसमें गिवन है। P गिवन है आपको 2200 किलो न्यूटन। PU हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 × 2200 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 3300 किलो न्यूटन। ये आगे हम लोगों को काम आएगा। M20 Fe415। अच्छा, इसमें SBC नहीं दिया हुआ है, तो SBC हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे गिवन रहना चाहिए, ये तो हम अपने से क्वेश्चन बनाए इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। एज्यूम SBC इज इक्वल टू 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का SBC आ रहा है। तो अब आपको SBC देने का मतलब क्या होता है कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके दिया हुआ है। मतलब ग्रॉस क्या होता है, 250 है नेट, तो ग्रॉस होता है आपका 500। तो 500 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आपका एक्चुअल लोड ग्राउंड का कैपेसिटी होता है फैक्टर लोड के केस में। लेकिन हम लोग अनफैक्टर्ड के केस में चेक करते हैं, तो हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ लगा के दिया 250। तो हम लोग इसी SBC को ही कंसिडर करेंगे। यही SBC हम लोगों को लेना होता है, ठीक है। ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू यूनिट हो गया। अब इसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो अनफैक्टर्ड लोड गिवन है 22, आप क्या करते हैं, टोटल लोड ऑन फुटिंग निकालते। पहले टोटल लोड ऑन फुटिंग। तो कॉलम का वेट हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि 2200 में सारी चीजें हैं, तो ये होता है आपको कॉलम वेट, या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉलम वेट नहीं लिखते हैं, लोड फ्रॉम कॉलम्स या कॉलम प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। अब सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हम लोग क्या करते हैं, 10% एज्यूम करके चलते थे। तो लोड फ्रॉम कॉलम क्या आएगा, 2200 किलो न्यूटन, और हम लोग 10% ऑफ इसी लोड का लेके चलते थे, तो ये आ जाएगा 220 किलो न्यूटन। ये टोटल को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2420 किलो न्यूटन। अब ये हो गया आपका टोटल लोड। आपको निकालना है एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। तो ये आपका आएगा लोड बाई SBC। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोड, टोटल लोड बाई SBC। तो ये हो जाएगा 2420 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2420 डिवाइडेड बाई 250, ये आ रहा है 9.68 मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया पता चल गया कि इतना आपको 9.68 मीटर स्क्वायर आपको प्रोवाइड करना है इस रेक्टेंगुलर फुटिंग में। अब आपको रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब ये L इज नॉट इक्वल टू B आपको करना पड़ेगा। अब आप पहले एक काम कर लीजिए कि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, आपको पहले चेक कर लेना कि अगर आप इसके जगह पे स्क्वायर देते, अभी हम लोग क्वेश्चन एज्यूम कर लेते कि आपको सिर्फ लिखता कि डिजाइन रेक्टेंगुलर, ये डिजाइन स्क्वायर फुटिंग, तो हम लोग इसी को अंडर रूट करते और जो हम लोगों का साइड आता वो हम लोगों का रिक्वायर्ड आता। तो हम लोगों का अंडर रूट करने से साइड कितना रिक्वायर्ड आ रहा है, 3.11 मीटर। मतलब स्क्वायर देते तो 3.11 आता, तो हम लोग क्या करते 3.2 मीटर का फुटिंग प्रोवाइड कर देते दोनों साइड में। अब हम लोग 3.2 नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग 3.11 जो रिक्वायर्ड आ रहा है, अगर हम लोग एक को 3 मीटर कर देंगे तो दूसरा वाला साइड क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।
तो 9.68 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो दूसरा वाला साइड रिक्वायर्ड आ रहा है 3.22, आप लोग को 3.5 प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक तरफ यहाँ एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग वन साइड ऑफ फुटिंग ऑफ 3 मीटर विथ, तो आपका ये क्या है, इसको L या B कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। अगर आप इसको L कंसीडर करते हैं तो L इंटू बी इज इक्वल टू 9.68 मीटर स्क्वायर आना था, जिसमें से आप क्या किए कि 3 इंटू बी इज इक्वल टू 9.68 कर दे रहे हैं। तो B निकालने के लिए 9.68 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो 9.68 डिवाइडेड बाई 3 किए थे तो आंसर आ गया था हम लोगों का 3.22 मीटर। अब आपको इससे तो ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये 9.68 से ज्यादा एरिया प्रोवाइड होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए, एडॉप्ट फुटिंग साइज, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए इक्विवेलेंट 3.5 मीटर, थोड़ा हम लोग बढ़ा के ले लिए। तो एडॉप्ट फुटिंग साइज ऑफ 3 मीटर बाई 3.5 मीटर, ये हम लोगों का फुटिंग का L और B हम लोगों का निकल के आ गया। ठीक है, एक साइड एज्यूम कर लिए, दूसरा साइड कैलकुलेट कर लिए। तो ये हम लोगों का रेक्टेंगुलर भी हो गया, इसको हम लोग 3 मीटर लिख दिए और इसको हम लोग 3.5 मीटर लिख दिए। ठीक है, अब साइज हम लोगों को मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या आता है, हम लोग प्रेशर पहले निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को साइज मिल गया मतलब एरिया मिल गया। ये भी लिख दीजिए, एरिया प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 3 इंटू 3.5, ये हो जाएगा आपको 10.5 मीटर स्क्वायर। एरिया रिक्वायर्ड कितना था 9.68, दिस इज ग्रेटर देन 9.68 मीटर स्क्वायर। ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा कि आपको नेट प्रेशर आपका चेक करना पड़ेगा कि आपके सॉइल पे कितना, इस लोड की वजह से कितना आपको नेट प्रेशर आ रहा है, ये जो एरिया आप फुटिंग प्रोवाइड किए हैं इसके हिसाब से भी। तो इसके लिए हम लोग नेट प्रेशर ऑन सॉइल, इसका हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये आपको फैक्टर्ड लोड के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो फैक्टर्ड लोड मतलब 1.5 इंटू 2200 और डिवाइडेड बाय आपका एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं 10.5 मीटर स्क्वायर। 10.5 ये हो गया आपको मीटर स्क्वायर में, ये हो गया आपको किलो न्यूटन। तो आप जो आपका प्रेशर आएगा वो आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3300 डिवाइडेड बाई 10.5, ये आ रहा है 314.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना का आपके ग्राउंड से रिएक्शन आ रहा है फैक्टर्ड लोड के हिसाब से, मतलब मैक्सिमम जब भी आपका लोड पड़ेगा तो आपका जो रिएक्शन आएगा वो 314.28 का आएगा। आपका ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता, 500 का होता, क्योंकि 250 है। इसका मतलब है कि ये 314 आपका सेफ है। या नहीं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरह से भी चेक कर सकते हैं। आप अनफैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय आप ये एरिया करेंगे, उससे जो आपका प्रेशर आएगा वो आपके एसबीसी से कम आना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आपका 2200 से अगर आप डिवाइड करते 10.5 को, तो ये क्या होता, अनफैक्टर्ड लोड के हिसाब से होता। तो ये रिक्वायर्ड आता 209, मतलब है कि तब प्रेशर आपका आता 209, जो कि क्या होता 250 से लेस होता। तो हम लोग क्या करें कि वो जो हम लोग लेते हैं 209, वो हम लोगों का कैलकुलेशन में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो मूवमेंट अभी बनेगा वो एक्चुअल लोड के हिसाब से बनेगा। एक्चुअल लोड क्या होगा, जो फैक्टर्ड लोड होगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि लोड अगर इंक्रीज हो गया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो भी आपका ये फुटिंग फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये फैक्टर्ड लेकर के कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर आ रहा है ये अब मेरा एक्चुअल प्रेशर आ रहा है। अब इस एक्चुअल प्रेशर के लिए आप मोमेंट निकालिए, शेयर निकालिए, चेक कीजिए कि इस मोमेंट के हिसाब से कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा। फुटिंग तो वैसे भी आपको सेफ है क्योंकि आप एसबीसी के हिसाब से ही आप एरिया रिक्वायर्ड निकाले थे और उससे ज्यादा आप प्रोवाइड किए थे, तो ऑब्वियसली आपका ये जो एसबीसी है वो आपको यहाँ पे पास हो जाता है। जैसे ही आप एरिया इंक्रीज करके प्रोवाइड कर देते हैं, 9.68 से ज्यादा दे देते हैं, आपका ग्राउंड में सेटल नहीं करेगा फाउंडेशन, आपका जो सेटलमेंट है 50 mm का लिमिटेशन उसको एक्सीड नहीं करेगा। तो एसबीसी के हिसाब से वो सेफ हो गया। अब आपको इसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन करना है। ये है आपका वो यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, जिसको आपको अब लगाना है अपने फुटिंग पे और इसके हिसाब से आपको अपना एनालिसिस करना है। अब ये सारा हो गया, आपको प्रेशर आ गया। अब आप क्या करते हैं, डेप्थ चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब डेप्थ चेक करने के लिए फॉर डेप्थ ऑफ फुटिंग, अब हम लोगों को 3 कंडीशन है जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि हम लोग मूवमेंट करेंगे, 1 वे शेयर करेंगे और 2 वे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग अब क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए पहले चेक करते हैं। तो मूवमेंट पे चेक करने के लिए हम लोगों को अब इस फुटिंग में समझना है कि हमारे पास 2 कंडीशन है। ये हम लोगों का रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो हमारे पास जो सेक्शन आता है कॉलम फेस पे
वो एक ये आ रहा है सेक्शन 1-1 और एक ये सेक्शन आ रहा है सेक्शन 2-2, कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप इसको, हम इसको भी 2-2 कर सकते हैं, इसको 1-1 कर सकते थे। ये कॉलम का दो ही फेस है हमारे पास, ये 4 स्क्वायर कॉलम है, तो एक ये फेस है एक ये फेस है। इधर आपको 3 मीटर का है तो ये कुछ डिस्टेंस है, इधर 3.5 मीटर का है तो ये कुछ डिस्टेंस है। हमको दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फॉर मोमेंट कंडीशन। पहले हम लोग मोमेंट के लिए डेप्थ चेक कर रहे हैं, तो एट सेक्शन 1-1 पहले हम लोग 1-1 पे चेक करेंगे। तो 1-1 पे हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू का, W_2 ही रहेगा। हम लोग अभी पर मीटर वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, फुल वाला लेके चलेंगे तो वो बी के हिसाब से आएगा। अब बी क्या होगा, अगर हम लोग इस तरफ का यूडीएल ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो लेंथ है ये हम लोगों का क्या है, एल है, तो ये हम लोगों का बी हो जाएगा। तो मतलब 3.5 वाला जब साइड से ये निकाल रहे हैं तो 3 मीटर विड्थ हो जाएगा। और जब आप इस साइड से यूडीएल निकालिएगा तो ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो फिर ये वाला आपका बी हो जाएगा। ये एल और बी जो है ये फुटिंग में आपके डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं है कि इसको बी मान लिए तो यही बी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 1-1 पे ले रहे हैं, तो 1-1 पे ले रहे हैं मतलब हम लोग ये वाला कैंटिलीवर मोमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो ये वाला कैंटिलीवर मोमेंट निकालने के लिए हम लोगों का यहाँ पे मैक्सिमम क्या आएगा, W_2 आएगा। तो ये वाला एल हम लोगों को लेना है, स्मॉल एल। अब ये स्मॉल एल हम लोगों को निकाल लेना है, तो W हम लोगों को पता है कि 314.28 इंटू स्मॉल एल क्या आएगा, ये टोटल एल कितना है 3.5 माइनस ये कॉलम का साइज कितना था 0.4, ये कर दिए तो आपको ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ निकल गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो हम लोगों को ये वाला एल पता चल गया। इसका स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड बाई 2, तो ये WL²/2 किए, तो इससे आपको MU आ जाएगा एट 1-1। अब एट आपको सेक्शन 2-2, तो 2-2 में भी क्या केस होगा, आपको ये वाला सेक्शन 2-2 है, ये वाला आपको कैंटिलीवर है, ये कितना कैंटिलीवर है, ये 3 माइनस ये 0.4 बच गया कितना 2.6 मीटर, तो ये 1.3 ये 1.3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे MU एट 2-2 इज इक्वल टू WL²/2 इज इक्वल टू 314.28 इंटू, इस तरह से लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 मीटर माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली आपको हो जाएगा 1.55 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से लिखें ताकि समझ में आए कि हम लोग ये L कितना निकाले, डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आपको 2-2 का आपको मोमेंट मिल जाएगा। तो ये आ रहा है 377.52 किलो न्यूटन मीटर, और इस साइड का आ रहा है 314.28 इंटू 1.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 265.56। अब देखिए आपको दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन 1-1 में आप ले रहे हैं तो मोमेंट 377 है, 2-2 में ले रहे हैं तो 265 है। इसका मतलब है कि ये जो 1-1 सेक्शन है इससे ये वाला जो आपका कैंटिलीवर पोर्शन ये जो निकल रहा है ये वाला आपको फेल होगा पहले, क्योंकि इसमें सेम टाइम पे जब लोडिंग पड़ेगा तो यहाँ मोमेंट पहुंचेगा 265, लेकिन यहाँ मोमेंट पहुंच जाएगा आपको 377, तो इस डायरेक्शन में फेल होगा। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन का ही हम लोगों को जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम लोगों को ये वाले डायरेक्शन में स्टील प्रोवाइड करना है। अब ये वाले डायरेक्शन में स्टील प्रोवाइड करना है तो कितना प्रोवाइड करना है, तो जितना अभी मोमेंट आया है इसके हिसाब से हम लोग ये स्टील प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, ताकि ये क्या करेगा, ये इस वाले मोमेंट को रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन ये प्रोवाइड करने से पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये शेयर में और आपका पंचिंग में तीनों साइड से हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है, कितना तीनों के हिसाब से डेप्थ रिक्वायर्ड आ रहा है वो प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टील कैलकुलेशन में आएंगे। तो आपको मोमेंट कौन सा लेना है अभी आगे कैलकुलेशन के लिए, ये वाला लेना है क्योंकि ये आपका मैक्सिमम है। तो देयरफॉर अब आपको जो डेप्थ के लिए निकालना है तो हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग MU एट 1-1 इज इक्वल टू MU लिमिट, क्योंकि हम लोगों को बैलेंस निकालना है। तो आपको ये कितना हो जाएगा 377.52 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू Fe415 था, तो ये आपको Fe415 लिखे थे हम लोग, हाँ Fe415, तो ये हो जाएगा 0.138 FCK 20 BD स्क्वायर। तो B हम लोग 1000 ले रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लिए WL²/2, इसलिए हम लोगों को B लेना है 1000। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला तो हम लोगों को यहाँ पे जो हम लोगों का B आता, इस केस में ये 3 मीटर B आता, तो हम लोगों को 3 मीटर यहाँ पे लिखना पड़ता, क्योंकि हम लोग इस वाले साइड की बात करें तो ये हमारा B हो जाएगा, इस वाले साइड की बात करते तो ये हमारा B हो जाता, ठीक है, इंटू D स्क्वायर। इससे आप D निकाल सकते हैं, D निकल जाएगा आपको 377.52 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.138 इंटू 20 इंटू 1000, ये आ जाएगा
369.84 mm आपको मोमेंट के लिए रिक्वायर्ड आ रहा है आपका डेप्थ। ये हो गया आपको पहला वाला डेप्थ का रिक्वायरमेंट कि ये 369 देंगे हम लोग मोमेंट के हिसाब से। अब हम लोग चेक करेंगे वन वे शेयर के हिसाब से भी और टू वे शेयर के हिसाब से भी। अब सेकेंड वाला चेक करेंगे फॉर वन वे शेयर। अब वन वे शेयर हम लोगों को कहाँ पे निकालना था, हम लोगों को पता था कि हमारे कॉलम का जो फेस है उससे हम लोगों को डी डिस्टेंस पे हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग दोनों साइड भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हम लोगों को अब पता चल गया है कि ये जो हमारा लेंथ है और ये जो हमारा लेंथ है, तो ये लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ से जो हम लोगों को ये वाला शेडेड कैंटिलीवर मिलेगा, ये वाला लेंथ हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे शेयर फोर्स एट 3-3, 1-1 पे मोमेंट लिए, 2-2 पे मोमेंट लिए, क्योंकि वो फेस ऑफ द कॉलम का सेक्शन था। 3-3 आपको फेस से डी डिस्टेंस दूर है, तो 3-3 यहाँ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये 3-3 सेक्शन कहाँ पे आ रहा है। तो डायग्राम बनाइए, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस दिखाइए, वहां पे आपका आएगा सेक्शन 3-3। अब यहाँ पे जो आपका शेयर फोर्स होगा ये क्या होगा, W इंटू ये वाला लेंथ का नाम दिया L2, ये L2 होगा। अब ये L2 आपको निकाल लेना है, तो ये L2 आपको पता है कि आपका ये टोटल डिस्टेंस जो है ये था आपका 3.5 मीटर और ये था आपका 3 मीटर। तो 3.5 माइनस 0.4 कॉलम का साइज करेंगे तो ये दोनों लेंथ मिला, डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी, ये टोटल जो है ये आपका ये L2 का वैल्यू है। अब W आपको पता है कि ये W एक्चुअली नहीं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं QU इंटू L2। QU हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यूज लिख दिए हैं। ये 314.28 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया था, तो इसको हम लोग करेंगे 314.28। अभी हम लोग किलोमीटर मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग मीटर वाला ही लेके चल लेंगे, तो इससे हम लोगों को ये वैल्यू आ जाएगा किलोमीटर में। अब इसको हम लोगों को L2 क्या है, ये 3.5, इसको हम लोग डायरेक्टली चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 3.5 माइनस 0.4 ये हो जाएगा आपको 3.1 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1.55 माइनस डी और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा, हम लोगों का 1 मीटर के लिए कर रहे हैं तो ये होगा 1000। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है, ये ले लिया mm में, ये ले लिया मीटर में और ये है आपका किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। तो इन सारे को हम लोगों को एक वैल्यू में लाना पड़ेगा, एक यूनिट में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, mm वाले में सारे यूनिट को ले आते हैं, हम लोग सबको न्यूटन और mm में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.314, ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 1550 ये mm, तो आपका डी भी तब mm में आएगा, इंटू आपका ये 1000, ये आपको विड्थ के लिए हो गया कि हम लोग पर मीटर विड्थ के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग इतने से सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग पर मीटर वाला ही निकालना है। तो ये हो गया हम लोगों का वैल्यू एक डी के टर्म में। अब आपको ये नहीं पता है कि V33 क्या है, क्योंकि V33 भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वाले क्लास में कि हम लोग V33 को क्या करेंगे कि हम लोग VU डिवाइडेड बाई BD जो होता है ये हम लोगों का टाउ V होता है। टाउ V हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन टाउ V क्या हो सकता है, इक्वल टू टाउ C तक जा सकता है। अब टाउ C निकालना पड़ेगा, तो टाउ C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, क्योंकि इसी का वैल्यू आपको याद रह सकता है। तो मिनिमम परसेंटेज कितना होता है, PT इज इक्वल टू 0.12%। इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल 19 से टाउ C कितना आता है 0.29, तो आपको ये वाला वैल्यू याद रह गया कि टाउ C 0.29 हो गया। अब टाउ C को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 0.29, तो 0.29 इंटू जब आप BD को इधर ले आइएगा तो B 1000 हो जाएगा और D एज इट इज रह जाएगा। तो इससे आपको ये एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो आपको दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपको VU का वैल्यू है, तो इसको VU का V33 लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों जब आपको सेम चीज का वैल्यू है तो इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर आ जाएगा 0.29 इंटू 1000 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 0.314 इंटू 1550 माइनस डी इंटू 1000। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये 0.314 हो गया हम लोगों का, हाँ ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास इधर डी है, इसमें हमारे पास इधर डी है, सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 290 डी इज इक्वल टू, इसको हम लोग कर लेंगे 0.314 इंटू 1550, ये हो जाएगा 486.7 इंटू 1000 भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 486,700 माइनस
314.28 डी। ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आया, इसमें हम लोग डी को इधर ले आते हैं तो 290 डी प्लस 314.28 डी इज इक्वल टू 486700। तो डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 290 प्लस 314.28, ये आ रहा है आपको 604.28। तो इसको डिवाइडेड बाई 604.28 करेंगे तो डी रिक्वायर्ड आपको आ रहा है 805.42। इसको हम लोग लिख सकते हैं 806 mm आपको रिक्वायर्ड आ रहा है। ये हो गया आपको D2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये हम लोग आपके रेफरेंस के लिए बनाए हैं यहाँ पे 806, या हम लोग इसको एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं 805.42 mm। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 370, इसको आप लिख सकते हैं 806 mm। ये दो आपको मिल गया। अब आपको तीसरा वाला भी निकालना है, फिर तीनों में से मैक्सिमम डिसाइड होगा। तो मोमेंट वाला तो कट गया क्योंकि ये 370 रिक्वायर्ड हो रहा है। अब वन वे शेयर में 806 है, देखना है टू वे शेयर में कितना आता है। अब उसके बाद जो मैक्सिमम होगा तो हम लोगों का डी फाइनल हो जाएगा, फिर हम लोग बाकी आगे स्टील पे बढ़ेंगे। जब हम लोग मोमेंट लेते हुए हम लोग अपना स्टील निकालेंगे। तो अब हम लोग चेक करते हैं पंचिंग शेयर के लिए। अब थर्ड पार्ट फॉर टू वे शेयर, जिसको हम लोग पंचिंग भी बोलते हैं। तो टू वे शेयर के लिए आपको एक करेक्शन कर लेना, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा फुटिंग है। इस तरह से हम लोगों को इस वाले पॉइंट पे, हम लोग अभी वन वे शेयर में क्या कर रहे थे कि हम लोग कॉलम से डी डिस्टेंस दूर पे एक सेक्शन पे हम लोग जो रिमेनिंग लेंथ रह रहा था, इसका हम लोग टोटल निकाल ले रहे थे शेयर फोर्स। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से ये रिड्यूस होता जा रहा था। तो आईएसओ का चीज क्या कर रहा है, फेस पे लेने की जरूरत नहीं है। फेस पे मोमेंट शेयर मैक्सिमम होगा, बट फेस से ज्यादा ये आपको डी डिस्टेंस पे फेल करेगा वन वे शेयर में। सेम जैसे हम लोग बीम के केस में पढ़े थे कि फेस पे नहीं चेक करके आप डी डिस्टेंस पे चेक कर सकते हैं। वहां हम लोग फेस पे कर लेते थे, यहाँ हम लोग डी डिस्टेंस पे चेक किए वन वे शेयर में। टू वे शेयर में क्या कर रहा है कि ये d/2 डिस्टेंस पे आपको चेक करना है। d/2 डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। अब ठीक है, अब जब d/2 डिस्टेंस पे चेक करना है तो वन वे शेयर में क्या था, सिर्फ लेंथ की बात हो रही थी। तो लेंथ की बात हो रही थी तो हम लोग डायरेक्टली क्या किए, ये लेंथ माइनस ये लेंथ कर लिए। अब टू वे शेयर में क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि पंचिंग फेलियर क्या होता है, ये पूरा एरिया आपको डाउन जाता है। तो जब ये पूरा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली यहां से ये वाला लेंथ सिर्फ माइनस नहीं कर सकते। आपको यहां से ये लेंथ माइनस होगा तो यहां से ये लेंथ भी माइनस होगा। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि ये वाला एरिया जो आपको ये L इंटू बी जो आपका एरिया निकला है, ये एरिया माइनस आप ये वाला जो एरिया कर देंगे तो इससे आपको क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पेरीमीटर जो हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास में जैसे बताए थे, इंटू ये वाला आपको हो जाएगा डेप्थ। तो इससे क्या होगा, आपको ये वाले जोन पे जो आपका शेयर फोर्स आ रहा है, जो पंचिंग शेयर वैल्यू आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा कि इतना आ रहा है। उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि हम लोगों को डेप्थ कितना है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, सिर्फ ये वाला वैल्यू फॉर्मूला में ले लिए थे इनटू QU करके। ये हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, हम लोग पंचिंग का जो शेयर फोर्स का फॉर्मूला बनाए थे, QU इंटू ये कर दिए थे। इसमें ये एक्चुअली ऐसा होगा, ये एरिया माइनस ये वाला पेरीमीटर वाला एरिया होगा। ये जो शेडेड पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको इस टोटल एरिया में से माइनस करेंगे, तब इस जोन पे हम लोगों को वैल्यू मिलेगा। फिर वो वाला वैल्यू के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। अदरवाइज हम लोगों को क्या होगा, ये मैक्सिमम वाले के लिए निकल जाएगा, मैक्सिमम वाले के लिए निकालना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अब आपको सिर्फ चेंज कर लेना। आज लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखे हैं उसमें जाकर के यहाँ पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो ये एरिया है, ये एरिया ऑफ फुटिंग, ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, VU इज इक्वल टू QU इंटू एरिया ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ फुटिंग माइनस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। और इसके बगल में आप ये वाला इस तरह से शेडेड पोर्शन बना सकते हैं। इसका जो टोटल ये डायमेंशन होगा, ये हो जाएगा, ये कॉलम का विड्थ है 400, तो 400 प्लस d/2 तो कितना हो जाएगा, प्लस d। इधर भी क्या होगा, 400 प्लस d। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 400 प्लस d, ये हो गया आपको पेरीमीटर, इंटू आप d कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया। तो आप इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में जो हम लोगों को शेयर फोर्स निकालना है, V फॉर पंचिंग, V पंचिंग इज इक्वल टू QU था 314.28। अब हम लोग इसको जैसे अभी ले रहे हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग सारे ही वैल्यू को क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में और किलोमीटर में रखेंगे। तो दिस इंटू हम लोगों को क्या करें, एरिया, एरिया 3 इंटू 3.5
ये हो गया हम लोगों का फुटिंग का एरिया, माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेरीमीटर कितना है 4 इंटू 400 सॉरी ये हो जाएगा आपको 0.4, 4 इंटू 0.4 प्लस डी, ये मीटर में आ जाएगा, इंटू आपका डी, ये टोटल आपको आएगा एरिया माइनस शेडेड एरिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आपको आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 314.28 इंटू 10.5 ये हो जाएगा, माइनस ये आपको हो जाएगा 1.6d प्लस 4d स्क्वायर, 4 इंटू 0.4 इंटू डी करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6d, और 4 इंटू डी करेंगे तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर। अब इसको हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं 314.28 इंटू 10.5 माइनस 1.6d माइनस 4d स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर सारे से हम लोग ये 314.28 को मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 3299.94 माइनस 314.28 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 502.84d माइनस 314.28 इंटू 4, ये हो जाएगा 1257.12d स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सेम फिर से ये v पंचिंग नहीं पता है, अब ये तो आपको d के इक्वेशन में d स्क्वायर d आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको v पंचिंग नहीं पता है। तो v पंचिंग हम लोग सेम जब हम लोग शेयर में किए थे कि v इज इक्वल टू टाउ v bd, तो हम लोग इसको v इज इक्वल टू टाउ c bd कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका टाउ c आया था ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि 0.25 अंडर रूट FCK हो जाएगा, इसके साथ आपका KS भी मल्टीप्लाइड रहता है, बट KS क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में स्क्वायर कॉलम है तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। KS इज इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा, बीटा क्या होगा, ये शॉर्टर साइड डिवाइड बाय लॉन्गर साइड, शॉर्टर क्या है 0.4, लॉन्गर क्या है 0.4, तो 0.4 बाई 0.4, तो बीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे KS इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5, बट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि KS इज इक्वल टू 1। तो जब KS 1 हो गया तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देंगे 0.25 अंडर रूट FCK, आपको दिखा देना ये सॉल्व करके, अदरवाइज मार्क्स कट सकता है। तो 0.25 अंडर रूट FCK करेंगे तो 0.25 अंडर रूट 20, तो ये हो जाएगा आपको 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों को ये क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग क्या किए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में करके चले आए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं इसको ही चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1118, ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी हम लोगों का 1000 इंटू हम लोगों का डी, तो ये टोटल आपको हो जाएगा 1118,000 डी इज इक्वल टू 3299.94 माइनस 502.84 डी माइनस 1257.12 डी स्क्वायर। अब इसमें आप ये वाला डी, अच्छा सॉरी यहाँ पे हम लोग क्योंकि मीटर में लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये वाला आपको इस तरह से 1118 डी हो जाएगा डायरेक्टली, और इसको अब हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये टोटल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 3299.94 माइनस ये आपको इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1620.84 डी माइनस 1257.12 डी स्क्वायर। अब बन गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको ये वाला वैल्यू है माइनस 1257.1, ये वाला वैल्यू है माइनस 1620.84 और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 3299.94। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट करेंगे और इसके बाद आपको इससे आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। डी आ रहा है 1.099 मीटर, इसका मतलब है कि 1099 mm, इसका मतलब है कि D3 आपको रिक्वायर्ड हो रहा है 1100 mm का, तो आपका D3 हो गया 1100 mm। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पंचिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा डेप्थ का रिक्वायरमेंट हो रहा है इस क्वेश्चन में, जिसमें आपको 1100 से अगर आप कम डेप्थ दीजिएगा तो आपका मूवमेंट और वन वे शेप में फेल नहीं होगा, टू वे शेप में फेल हो जाएगा।
तो D1 D2 D3 में मैक्सिमम क्या आया, D3 आया। तो इसलिए हम लोगों का जो मैक्सिमम डेप्थ हो गया, इफेक्टिव डेप्थ, ये हो गया हम लोगों का D3 विच इज 1100 mm। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन में सबसे पहले लिख देंगे कि हम लोगों का ओवरऑल डेप्थ अब कितना प्रोवाइड होगा, क्योंकि फुटिंग में आपको ओवरऑल डेप्थ बताना पड़ेगा। साइड पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको ओवरऑल डेप्थ बताना पड़ेगा। तो ओवरऑल डेप्थ के लिए हम लोग लिखेंगे इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डाया ऑफ बार। तो हम लोग यहां लिखेंगे एज्यूमिंग क्लियर कवर ऑफ 50 mm एंड 20 mm 5 बार्स। तो हम लोगों का ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा 1100 इफेक्टिव डेप्थ प्लस 50 mm प्लस हम लोगों का 20 का हाफ 10 विच इज इक्वल टू 1160 mm। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में लिख देंगे, प्रोवाइड 1200 mm डेप्थ ऑफ फुटिंग। क्योंकि ऐसा 1160 हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो ये सिर्फ आपको लिख देना है, इससे आपके कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका ओवरऑल डेप्थ। अब आपको डेप्थ फाइनल हो गया, तो अब आपको निकालना होगा स्टील। तो स्टील निकालने के लिए आपको फिर से यही कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा कि आपको क्या हो रहा है कि रेक्टेंगुलर फुटिंग बना रहे हैं। ये 3 है, ये 3.5 है। अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये 3 होता और ये भी 3 होता, मगर कॉलम आपका अगर कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर होता जिसके वजह से जब आप AST निकालते हैं तो एक तरफ में आपको रेनफोर्समेंट आ रहा है 12 mm 5 का, अगर 20 बार्स आ रहा है, और एक तरफ आपको आ रहा है 10 mm 5 का 20 बार्स अगर आ रहा है, तो आपको साइड पे प्रॉब्लम क्या होगा कि दोनों 3 मीटर का है। जब आप यहाँ पे PCC करेंगे उसके ऊपर में आपको ये फुटिंग बनाना है और आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो साइड पे जो वर्कर होगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि दोनों में से किस डायरेक्शन में 10 रखना है, किस डायरेक्शन में 12 रखना है, क्योंकि दोनों ही आपको 3 मीटर का है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपका रहता, अगर आप स्क्वायर फुटिंग बना रहे होते तो आप सिर्फ एक AST निकालते, जो सबसे ज्यादा वाला आपका मोमेंट आया था उसके हिसाब से आप सबसे ज्यादा आपका AST रिक्वायर्ड आता, वही AST आप दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करते। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपका एक साइड है 3 मीटर का, एक साइड है 3.5 मीटर का, तो आपको साइड पे कास्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आप पहले यहाँ जो आपका मूवमेंट निकला था इसके हिसाब से एक स्टील देंगे, एक यहाँ आपका मूवमेंट निकला था इसके हिसाब से स्टील देंगे। तो ये वाला मूवमेंट ज्यादा था तो इसके हिसाब से ये M11 के हिसाब से एक स्टील आएगा AST11, और M22 के हिसाब से स्टील आएगा AST22। तो AST11 अगर हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या होगा, पहले PT/BD, मतलब हम लोग PT निकालना पड़ेगा। तो PT किससे निकलता है, इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि ये 50 × 1 - √1 - 4.6/FCK × MU/BD² डिवाइडेड बाई FY/FCK। हम लोग ये करेंगे, इससे हम लोगों को AST11 निकल के आ जाएगा। तो AST11 में MU11 लेंगे, फिर हम लोग AST2 निकालेंगे तो MU22 लेंगे। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग PT निकाल देते हैं, तो PT इसके लिए आ जाएगा आपको 50 × 1 - √1 - 4.6/20 × MU11 था 377.52 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई B है 1000 के लिए अभी हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, और D है आपको 1100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FY है 415 और FCK है 20। तो इससे आपका PT आ रहा है 0.08। अब ये आपका कितना हो गया, लेस देन हो गया 0.12%। तो इसमें हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड PT = 0.12%। इसके हिसाब से AST कितना आ जाएगा, PT × BD, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B है आपका 1000 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, और D है आपका 1100। तो इसके हिसाब से आ जाएगा 0.12 × 10 × 1100, यह आ जाएगा 1320 mm²। और अब आपको दूसरा डायरेक्शन से निकालना है, तो दूसरे डायरेक्शन से निकालने के लिए इस बार भी आपका क्या होगा कि हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपका मैक्सिमम मूवमेंट के लिए 0.12 से कम परसेंटेज ही आया है, तो उससे कम मूवमेंट वाले के लिए तो उससे भी कम आएगा, तो उसमें भी मिनिमम आपको क्या लेना है, 0.12% ही लेना है। तो AST22 आपका क्या आएगा, ये भी आपको आएगा सेम जो आपका यहाँ निकला है 1320 mm²। क्योंकि आप ये फिर से इस फॉर्मूला में आप 377 की जगह पे 265.56 रखिएगा, ये 0.08 से भी कम आएगा,
क्योंकि आपका डेप्थ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहा था पंचिंग के लिए। तो जब उतना डेप्थ प्रोवाइड किए हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपको स्टील जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम हो जाएगा तो आपको मिनिमम कितना होता है 0.12 होता है। तो इससे भी कम आ रहा है तो 0.12 तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्रैक्स आएगा। तो आप इस डायरेक्शन में 0.12 दिए जब ग्रेटर साइड में, तो स्मॉलर साइड में भी 0.12 ही आएगा। तो 0.12 इंटू BD करेंगे तो ये सेम स्टील आएगा। तो अब आपका दोनों डायरेक्शन में सेम स्टील आ रहा है, तो आपको अब प्रोवाइड कर देना कि ये 1320 आपका पर मीटर पे है। तो आपको इसको निकाल लेना कि अगर आपको 3 वाले साइड में देना है तो कितना नंबर ऑफ बार्स आएगा, 4 वाले साइड में देना है तो कितना नंबर ऑफ बार्स आएगा। जैसे आपका ये 3 मीटर है और ये 3.5 मीटर है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप बार देंगे तो इधर क्योंकि B आपका 3.5 है और इधर में आपको B जो है ये 3 मीटर है, तो आपको नंबर ऑफ बार्स बताना पड़ेगा ना कि आपको कितना बार्स देना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बार्स कम हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ AST सेम है, मतलब डायमीटर सेम रहेगा मगर नंबर ऑफ बार्स कम हो जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, फॉर शॉर्टर साइड की जब हम लोग बात करेंगे तो AST इज इक्वल टू 1320 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपको 3960 mm²। ये आपको देना है इस डायरेक्शन में 3 मीटर में। जब 3.5 की बात करेंगे तो फॉर लॉन्गर साइड AST इज इक्वल टू 1320 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा आपको 1320 इंटू 3.5, ये होगा 4620। तो अब आपको नंबर ऑफ बार्स इसके हिसाब से निकाल लेना है कि आपको 1 मीटर में आपको यह टोटल ही निकाल लेना है कि आपका टोटल जो स्पैन है वो आपका जब 3000 रहेगा तो 3000 में AST आएगा 3960। तो आप एक बार आप किसका चूज कर रहे हैं, 20 mm का चूज कर रहे हैं, तो एक का एरिया कितना होगा 314.15 होता है एक 20 mm का। तो 3960 डिवाइडेड बाई 314.15, ये आ रहा है नंबर ऑफ बार्स 12.6 मतलब 13 बार्स। तो 3 मीटर में आपको 13 बार्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे स्पेसिंग पहले निकाल लेंगे, तो स्पेसिंग आपका आ जाएगा टोटल है 3 मीटर, सॉरी टोटल AST आपको 3960 डिवाइडेड बाई 1 का करेंगे 314.15, तो आपको निकल के आ रहा है 12.6। इसका मतलब है कि 13 बार्स प्रोवाइड करेंगे और टोटल स्पैन कितना है 3000। स्पेसिंग अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 3000 आपको स्पैन है, इसमें आप 13 बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका आपको स्पेसिंग जो आ रहा है वो आ रहा है 230.76। इसका मतलब है कि आप अडॉप्ट करेंगे 225 mm। अब आपको ये 3D और 300 से कम होना चाहिए, तो 300 से तो कम है ही, 3D कितना होगा आपका 1100 है, तो ये 3300 हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका 300 हो सकता है, तो 300 से आपका कम है, तो ये आपका सेटिस्फाइड हो गया। 230 से आपको लेस देना है, आप 225 दे रहे हैं। उसके बाद आपको सेम लॉन्गर डायरेक्शन में भी 4620 है, तो 4620 डिवाइडेड बाई 314.15 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4620 डिवाइडेड बाई 314.15, ये हो जाएगा 14.7। इसका मतलब है कि 15 बार्स, तो 15 बार्स देंगे तो आपको स्पेसिंग आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा 233.33। इसका मतलब है कि इधर भी आप 225 mm अगर दे देंगे स्पेसिंग, तो आपको दोनों ही साइड में 20 mm का बार्स एट द रेट 225 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड 20 mm 5 bars at 225 mm spacing in both directions। बोथ डायरेक्शंस में आपका स्टील पता चल गया, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपका इक्वल आया। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपको जिस न्यूमेरिकल में आपका लोड ज्यादा होगा या आपका साइज का रिक्वायरमेंट अगर एसबीसी ज्यादा होगा तो साइज कम रिक्वायर्ड आएगा, आपका डेप्थ अगर कम रिक्वायर्ड आता तो उस केसेस में आपका ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये इक्वल नहीं हो सकता था। हम लोग क्या किए, हम लोग मिनिमम स्टील मान करके किए, तो आपका ये वाला रिक्वायरमेंट आया है। हम लोग अगर मिनिमम स्टील नहीं मानते तो आपका टाउवी का जो वैल्यू आया था टाउसी का, वो आपको हो सकता है इस वाले केस में ज्यादा आ जाता। तो आपको ये सारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका वैरी कर सकता है कि आपका स्टील कितना आएगा, सारे स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों का जो स्टील आया है वो आया है 20 mm एट द रेट 225 mm। अब आपको यही वाला प्लान बनाना है, इसमें यहाँ पे से स्टील दिखा देना है, इसको मार्किंग दे देना है कि ये जो लॉन्गर स्टील है इसको हम इस तरह से बेंड कर रहे हैं, ये आपको 25 एट द रेट 225 है। और सेम आपको ये वाला जो स्टील आप दिखाएंगे ये भी आपका वही है, तो आपको इसको भी एरो देकर के दिखा देना है 25 एट द रेट 225 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ लिख देना सेंटर टू सेंटर, क्योंकि 225 सेंटर टू सेंटर निकालें आप।
ये हो गया आपका डिटेलिंग। अब आपको इसके बाद बचता है एलडी, जो आपको डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे चेक कर लेना है कि 0.87 इंटू FY415 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू M20 के लिए 1.2 होता है और टेंशन बार है तो HYSD है तो 1.6, इससे निकालेंगे आपको ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 700 से 800 के बीच आएगा। और आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका सेक्शन है डेवलपमेंट लेंथ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये समझिए। आपका ये फेस है, ये फेस है, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट था, तो इसके बियॉन्ड कितना लेंथ आपको ले जाना है। ले के तो आप पूरा जा रहे हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि डेवलपमेंट लेंथ कितना रिक्वायर्ड हो रहा है। अगर 800 mm रिक्वायर्ड हो रहा है, आपके पास ये कितना है 1300 mm तक है, ये भी कितना है 1300 है। अगर हम लोग स्मॉलर साइड की बात करें तो स्मॉलर साइड में ये 1300 है, ये 1300 है, मिला के 26 हुआ और 400 का आपका कॉलम था। तो जब एक साइड में आपको 1300 अवेलेबल है तो आपको एलडी कह रहा है कि 800 तक ही ले जाइएगा, तो भी उसका जो बॉन्ड है वो प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन आपको तो 1300 तक ले ही जाना है, इसलिए आपका डेवलपमेंट लेंथ इस केस में सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता आपका, अगर यहाँ पे 400 का ही स्पेसिंग बचता, यहाँ भी 400 का बचता और डेवलपमेंट लेंथ में 800 रिक्वायर्ड होता, तो रिमेनिंग 400 के लिए आपको इस बार को इस तरह से बेंड करना पड़ता, ताकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 800 mm पुट जाए। तो हम लोगों का इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को बार स्ट्रेट छोड़ देने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट क्योंकि आपका डेप्थ बहुत ज्यादा है, अब प्रैक्टिकल पर्पस में आते हैं कि प्रैक्टिकल जो हम लोग ये रेनफोर्समेंट टॉप और बॉटम में देते हैं, हम लोग इसको इस तरह से बेंड कर देते हैं ताकि साइड में जो है वो आपको यहाँ पे श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह, क्योंकि रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा तो क्रैक्स आ जाएगा, इसलिए हम लोग इस बार को बेंड करके यहाँ पे टाई कर देते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल पर्पस में। और ये वाला बार क्या होता है, ये जब आप मूवमेंट कंसिडर करते हैं उस समय आपको चेक करना पड़ता है कि टॉप में रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग देते हैं, अदरवाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। तो अभी आप चाहें तो इसको नहीं भी दिखा सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ से इस तरह से कॉलम का बार निकाल के दिखा देंगे, इसको लिख देंगे कॉलम बार्स। तो ये कॉलम का बार हो गया, चाहे जो भी है। और फुटिंग का यहाँ पे आप इस तरह से दिखा देंगे, टॉप में इस तरह, बॉटम में ये इस तरह से दोनों साइड से दिखा देंगे। इसको मार्क कर देंगे 25 mm सेंटर टू सेंटर, और इसको भी आपका क्योंकि सेम आया है तो इसको भी आप मार्क करेंगे 25 सेंटर टू सेंटर। इस तरह से आपका ये टोटल फुटिंग डिजाइन जो है इसका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेना है, आपको डिटेलिंग ये वाला प्रोवाइड कर देना है, ये सेक्शन भी बनाना है, ये प्लान भी बनाना है। ये दोनों बनाएंगे तो आपको मार्क्स कहीं से भी कटने का चांस नहीं रहेगा। और ये सारा जो हम लोग कैलकुलेशंस किए, अगर आपको टेबल देता है जिसमें टाउसी मिल जाता है तो आपको फिर इतना डी एज्यूम करके जो हम लोग इक्वेशन बना के निकाले वो नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली टाउ वी निकाल लीजिए VU/BD करके, और आप उसके बाद टाउसी से उसको चेक कर लीजिए। आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आप जो डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदरवाइज आप इस तरह से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपका फुटिंग डिजाइन का सारा न्यूमेरिकल। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक ही क्लास में इंट्रोडक्शन और उसके जो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का जो आपको एनालिसिस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आरसीसी डिजाइन का, आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।